भीषण अंधेरे में एक भयानक अपराध को अंजाम दिया गया था। एक लड़की को मारकर बड़ी ही निर्ममता से उसकी लाश एक वीराने जंगल में लटका दी गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाला वो अपराधी था जिसने बड़े चाव के साथ बेसुध होकर इस अपराध को अंजाम दिया था। कौन था वो आदमी? उसने उस लड़की को क्यों मारा? क्या वो उसका पहला शिकार थी या फिर इस लिस्ट में और भी लड़कियां शामिल थीं? नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया स्वागत करती हूँ आपका एक ऐसी अपराध की कहानी में जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। सुनो ना, ये टॉप अच्छा लग रहा है। ये जीन्स के साथ जा रहा है क्या? तुम खुद ही डिसाइड कर लो। वैसे भी तुम मेरी बातें सुनती कहाँ? मैं आखिरी बार तुम्हें बोल रही हूँ, ये लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। दी प्लीज, वो बहुत अच्छा लड़का है। इनफ नैना, ही इज गुड फॉर नथिंग। और एक निकम्मे आदमी को मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दे सकती। लिसन, तुम मेरी छोटी बहन हो and I really really care for you. पर अविनाश, कल ही मैंने बोला था ना तुम्हें, ये मीता के केस के पेपर्स कोर्ट में फाइल कर देना। देखो अब और एक दिन डिले हो गया। सर, मीता मेहता डाउरी हैरेसमेंट केस फाइल ही नहीं करना चाहती है। वो बाहर सेटलमेंट करने के लिए तैयार है। पर क्यों? इतनी बुरी तरह से मारा था मीता को, ऐसे घटिया लोगों के साथ सेटलमेंट क्यों? हमें एथिक्स में पढ़ा है, अगर आपके क्लाइंट्स कंफ्यूज्ड हो ना तो आप उनको जाके गाइड कर सकते हो सही डायरेक्शन में। तो मैं एक काम करती हूँ, मीता से कल मैं बात करती हूँ। नहीं नंदिनी, देखो ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे केसेस लाइंड अप और हम उन लोगों के लिए टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते जो खूब लड़ना नहीं चाहते। नंदिनी देखो, तुम अभी तक लॉयर बनी नहीं हो, जस्ट इंटर्नशिप स्टार्ट हुई है तुम्हारी। जिस दिन तुम अपनी किताबी दुनिया से बाहर निकलकर रियल में कोर्ट में केस लड़ोगी ना, तब समझ में आएगा कि अगर विक्टिम केस लड़ना ही नहीं चाहता है तो उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। Am I right, सर? अविनाश बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा है। नंदिनी, ये जो तुम्हारी फिलोसॉफी है, थियोरी है, ये जब तुम इस लॉ फॉर्म को टेक ओवर कर लोगी ना, तब अपने साथ लेके चलना। अभी के लिए मेरा डिसीजन फाइनल है। अगर आज भर में मीता नहीं मानी तो वी विल श्योरली फाइल फॉर द सेटलमेंट टुमारो, दैट्स इट। आज बड़ी देर हो गई। अच्छा सुनो कार्तिक, मैं कॉलेज जा रही हूँ और आपका याद है ना, दुग्गल जी के बेटे की शादी है आज। 7:30 बजे हमें यहाँ से निकलना है, इसलिए आपको 7 बजे से पहले घर आना है। अरे हाँ हाँ याद है। तुम संभल के जाना, ड्राइव सेफ। ठीक है, बाय नंदिनी। बाय मामा। अब पापा, मैं भी कॉलेज निकलती हूँ, सीधा शाम को ऑफिस में मिलते हैं। नंदिनी। जी पापा। चलो 6 बज गया, मैं निकलता हूँ अभी। 7 बजे घर पहुंचना है, तुम्हारी मम्मी ने बोला है। शादी में जाना याद है ना? और अगर टाइम पे नहीं पहुंचा तो तुम्हारी मम्मी पता है ना क्या करेगी। चलो मैं निकलता हूँ और तुम भी जल्दी घर जाना। हाँ पापा, मैं ये फाइल्स फिनिश करके। ओके चलो बाय। बाय पापा। बॉडी को अच्छे से चेक करो। ओके सर। और तुम लोग आसपास का एरिया अच्छे से चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। तुमने यहाँ से किसी को आते जाते देखा था? नहीं साहब।
मॉर्निंग सर। 22-23 साल की लड़की है, गले में रस्सी का फंदा भी लगा हुआ है। इस तरफ सर। लड़की की कुछ आइडेंटिफिकेशन हुई? नहीं सर, कांस्टेबल सर्च कर रहे हैं। बहुत बड़ा एरिया है संजय वन। लगता है लड़की ने काफी स्ट्रगल किया है। हाथ पे और कंधों पे काफी चोट के निशान हैं। यही पेड़ है? हाँ सर, यही पेड़ है। उसकी टहनी पर रस्सी से खींचने का निशान भी बना हुआ है। टहनी काफी ऊंची है, इस पे रस्सी काफी मुश्किल से डली होगी। इतनी ऊंची टहनी पे रस्सी डालने के लिए किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ी होगी, जो मुझे आसपास कहीं भी नजर नहीं आ रही। सर यहाँ आइए। तो उस लड़की का ही पर्स लगता है। तरुण कोई तो है जो ये चाहता है इस लड़की की पहचान ना हो सके, तभी उसका सामान जलाने की पूरी कोशिश की गई है। ये पर्स और इसमें का सामान जो भी है लैब में भिजवाओ फॉरेंसिक। इस पर्स को अच्छे से चेक करो सर। नेटवर्क ही नहीं। तरुण जी सर। ये देख रहे हो निशान? किसी बड़ी गाड़ी के टायर्स के, जैसे एसयूवी या सेडान के। गाड़ी बड़ी रही होगी मुझे लगता है, इसलिए गाड़ी को यहाँ रोकना पड़ा होगा। सर हो सकता है कि यहाँ से खींचकर या उठाकर ले जाया गया होगा। सर बैग के पॉकेट से ये मिला है। ये तो किसी एडवोकेट का कार्ड है, कार्तिक। तरुण पता करो एक किस एडवोकेट का कार्ड है। जी सर। थक गया रात भर। मिस्टर सिंह, यस। एक्चुअली आज सुबह हमें एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, जिसके बैग से हमें ये विजिटिंग कार्ड मिला है। हाँ, ये मेरा ही कार्ड है। ये उस लड़की की फोटोग्राफ है, क्या आप जानते हैं? नंदिनी, मेरी बेटी नंदिनी। आज चल, कल रात में ही मेरी बात हो गई थी उसके साथ। हाँ पापा। नंदिनी तुम अब तक ऑफिस में हो? नंदिनी देखो 11 बजे रहे रात के, इतनी देर तक बाहर रुकना सेफ नहीं है। पापा बस एक फाइल बची हुई है, ये फिनिश करते ही ना मैं बस घर के लिए निकल रही हूँ। नो 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 नो, नो मोर फाइल्स। नहीं, अभी कोई फाइल नहीं देखनी तुम्हें। तुम उठो वहां से, तुम अभी के अभी उठो वहां से और घर चली जाओ। अच्छा पापा ठीक है, मैं अभी अपना सामान पैक कर लेती हूँ और आप प्लीज बिल्कुल टेंशन मत लो, फोन रखते ही निकल जाऊंगी। बस उसके बाद फिर मैं फिर से अंदर शादी में चला गया, पर मुझे क्या मालूम था कि नंदिनी के साथ, मेरे बच्चे के साथ ये आखिरी बात हो रही है। मिस्टर सिंह, ये फोटो में दूसरी लड़की कौन है? नैना? मेरी छोटी बेटी है वो। नैना? नैना अपने कमरे में नहीं है। नैना नहीं है वहां पर। मैं उसको फोन ट्राई करती हूँ। The number you have called is currently switched off. का फोन बंद आ रहा है। हाँ तो हो सकता है उसके फोन की बैटरी डाउन हो गई हो, इसलिए उसका फोन स्विच ऑफ हो गया हो। या फिर ये भी हो सकता है कि वो अपनी किसी फ्रेंड के यहाँ गई हो। आपके पास होगा ना नंबर उसकी किसी फ्रेंड का? हाँ मेरे पास मोना का नंबर है। हाँ आंटी। मैं नैना की मम्मी बात कर रही हूँ। मेरी प्लीज नैना से बात करवा दो ना, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मगर नैना तो यहाँ नहीं है। लेकिन उसने तो कहा था वो रात को तुम्हारे घर में रहने वाली है, कुछ प्रोजेक्ट का काम था इसलिए। हाँ आंटी, हमारा प्लान तो वही था, मगर उसने प्लान कैंसिल कर दिया। एक काली रात के साए ने नैना और नंदिनी, दो बहनों की जिंदगी को अपनी चपेट में ले लिया था। नंदिनी की मौत का कारण क्या था और उसे किसने मारा था? और नैना
नैना कहाँ थी? उस रात जो हुआ, क्या वो एक क्षण भर का खेल था या एक रचा रचाया नाटक जिसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी? भैया जी आज क्लासेस करके ना बहुत थक गई हूँ, कड़क से चाय पिला दीजिए। I'm so sorry. Oh, I'm so टिश्यू। ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। लगी तो नहीं? ना ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। I'm very sorry यार, मेरी वजह से ना तुम्हारे हाथ पे गरम चाय गिरी थी। पिछले 10 मिनट में 50 बार सॉरी बोल चुकी हो। वैसे भी गलती मेरी थी। अरे नहीं, सुनो, अभी मैं ठीक हूँ। देखो, ठीक हूँ, ठीक है? आपका नाम क्या है? ओ, हाय, नंदिनी सिंह। और तुम? प्रिया तिवारी। अच्छा, तो यहाँ पे नहीं आई हो क्योंकि इस एरिया में पहले तुम्हें देखा नहीं है मैंने कभी। हाँ, एक्चुअली ये करनाल है, उसके पास ही मेरा गांव है और दिल्ली किसी काम से आई हूँ। और आप दिल्ली से हो? मेरे घर यहीं पास में है। अच्छा, तो मतलब आप अकेली रहती हो या? मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, मम्मी पापा मेरी बहन नैना। और तुम? मैं मेरी मम्मी के साथ रहती हूँ, मतलब मैं और मेरी मम्मी। ओह, मेरे पे तरस खाने की जरूरत नहीं है। मैं और मेरी मम्मी ना एक दूसरे के लिए बहुत काफी है। और आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पापा जो है वो लॉयर है हाई कोर्ट में, और मम्मी प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स की। मेरी छोटी बहन अभी अपनी ग्रेजुएशन कर रही है, मैं लॉ कर रही हूँ, इस साल हो जाएगा। मुझे नंदिनी के कल रात का शेड्यूल चाहिए। कल रात को क्या हुआ था यहाँ पर? मेरी ड्यूटी तो रात में 9 बजे तक की है। उसके बाद अगर कोई साहब ऑफिस में काम करते हैं तो निकलते वक्त खुद ही ताला लगा कर जाते हैं। कल रात नंदिनी मैडम और अविनाश सर देर तक काम करने वाले थे। मैडम चाय। राजेश, एक्चुअली बहुत लेट हो गया, मुझे ना और टाइम लगने वाला है, तो आप एक काम करो, आप अभी निकल जाओ, मैं जाने के टाइम पे ऑफिस लॉक कर दूँ। नंदिनी, कार्तिक और अविनाश के अलावा और कौन कौन लॉयर इस ऑफिस में काम करते हैं? सर उनके अलावा भूषण सर और रचना मैडम, लेकिन वो पिछले 3-4 दिनों से शहर से बाहर हैं। देखो राजेश, इस ऑफिस में क्या चलता है तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, इसलिए सोच कर बोलो, क्या कोई ऐसा है जिससे नंदिनी को कोई प्रॉब्लम हो या उसे कोई मार सकता हो? मुझे ऐसा लगता है कि अविनाश सर नंदिनी मैडम से थोड़ा चिढ़ते जरूर थे। तुम्हें कैसे पता कि वो नंदिनी से चिढ़ता था? 1 महीने पहले अपने ऑफिस में पार्टी थी और सबके जाने के बाद भी अविनाश सर यहीं ऑफिस में रुकी थी। राजेश। जी सर। कहाँ जा रहा है? आ बैठ मेरे साथ। आजा। सर आपने बहुत ज़्यादा पी ली है, चलिए आपको टैक्सी करा देता हूँ। अरे बाद में करा दियो, आजा बैठ। राजेश, तू जानता है ना आज कार्तिक सर ने बहुत बड़ा केस जीता है, ये पार्टी दी है। लेकिन तुझे ये बात पता है कि अगर ऐन मौके पे मैंने अपनी तिगड़म नहीं लाई होती ना तो तेरे कार्तिक सर केस नहीं जीते। लेकिन इस बात का मुझे क्रेडिट मिला। अच्छा तू एक बात बता, कार्तिक सर के बाद उनकी कुर्सी का असली हकदार कौन है? मुझे पता था तू मुझे बहुत अच्छे से समझता है। मुझे 7 साल हो गए हैं कार्तिक सर के पीछे घूमते हुए, उनके अंडर काम करते हुए, लेकिन आज तक उनको मेरी वैल्यू पता नहीं है, मुझ पर भरोसा नहीं है। और हो जाता, मुझे विश्वास है उनको हो जाता, लेकिन ऐन मौके पे उनके घर का चिराग, उनकी जो बेटी है ना नंदनी, वो आ जाती है। उसके आने के बाद सब कुछ उसके हिसाब से हो रहा है। यार मुझ पे क्या बीतती है ना राजेश, मैं बता नहीं सकता हूँ। जहां कैसा लगता है, मन करता उसको। यहाँ मिस्टर सिंह के ऑफिस में वो अविनाश बैठकर उन्हीं की बेटी के बारे में बकवास कर रहा था और तुम सुन रहे थे। ये बात मिस्टर सिंह को क्यों नहीं बताई तुमने? मुझे लगा कि अविनाश सर नशे में कह रहे हैं। इस ऑफिस में कोई सीसीटीवी कैमरा है? ये अविनाश सर है। इससे तो यही पता चलता है कि नंदिनी ऑफिस से निकलते वक्त सही सलामत थी। कोई और सीसीटीवी कैमरा है ऑफिस के एंट्रेंस या कंपाउंड में? एंट्रेंस में सीसीटीवी कैमरा था, लेकिन कुछ महीने पहले खराब हो गया था।
अरे कम से कम ये तो बता दे तू उसके साथ जाने कहाँ वाली है। अरे यार मोना वो सब छोड़ ना तू, बस आज रात के लिए कवर फॉर मी। अगर किसी ने पूछा ना तो बोल देना कि रात भर मैं तेरे साथ थी और हमें प्रोजेक्ट का काम करना था, ठीक है? अरे बट नैना तेरा एक्चुअल प्लान क्या है? आज रात को ना मैं एकदम स्पेशल बनाने वाली हूँ। बट नंदिनी दी, उन्हें पता है इस बारे में? अरे मैं दी को मना लूंगी बाद में, बट आई रियली लव हिम मोना, मैं उसे नहीं जाने दे सकती इस बार। ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। तो नैना का बॉयफ्रेंड था जिसे नंदिनी पसंद नहीं करती थी? हाँ सर, नंदिनी दी के अकॉर्डिंग वो नैना के लायक ही नहीं है। मोना उस रात नैना ऐसा क्या प्लान कर रही थी? वो उसके बॉयफ्रेंड के लिए एक रोमांटिक नाइट प्लान कर रही थी और क्या? और उसके साथ इंटीमेट होने का प्लान कर रही थी। नाम क्या उस लड़के का? बिपिन मिश्रा। एक्चुअली वो पहले नंदिनी दी का क्लासमेट था, लेकिन फेल होता चला गया। आजकल वो कॉलेज के गुंडों के साथ उठता बैठता है। और ये सब जानते हुए भी नैना उसके साथ है? साथ ही होती अगर नंदिनी दी ने देख अपनी करतूतें, कॉलेज के बच्चों को ड्रग्स बेचते हुए। ये क्या है? ये क्या है नंदिनी? मैं तुझे आखिरी बार बोल रही हूँ, मेरी बहन से दूर रह। तो जब तक उससे दूर रहेगा ये सारी की सारी फोटोज मेरे फोन में सेफ रहेंगी। और अगर मैंने दोबारा तुझे मेरी बहन के साथ देखा तो ये सारी फोटोज कॉलेज के एडमिन को मेल कर दूंगी। तुम्हारी बहन के साथ कोई गेम नहीं खेल रहा हूं, मैं उसे सही में पसंद करता हूँ और वो भी मुझे बहुत ज्यादा लाइक करती है। सुन, आई डोंट केयर, ओके? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे जो करना है कर, उसका दिल तोड़ना है तोड़, उसको झूठ बोलना है बोल, जो करना है कर। तू जब तक उससे दूर है हमारी डील डन। लेकिन फिर भी उनका रिश्ता टूटा तो नहीं? इतना सब कुछ होने के बावजूद नैना विपिन के साथ नाइट आउट प्लान कर रही थी। ठीक है मोना, थैंक यू, तुम जा सकती हो। सर लग तो ऐसे ही रहा है कि नंदिनी काफी फियरलेस लड़की थी, आसानी से हार मानने वाली नहीं। अपनी बहन को लेकर काफी प्रोटेक्टिव और केयरिंग भी थी। और हो सकता है नंदिनी की यही क्वालिटी उसके मर्डर का रीजन बन गई है। तरुण एक काम करो, ये नैना और नंदिनी के साथ साथ विपिन और अविनाश, इन सब की CDR निकलवाओ। सर टायर मार्क्स की रिपोर्ट आ गई है। क्राइम सीन पे हमें जो टायर मार्क्स मिले थे वो G50 सीरीज के हैं और मैंने चेक किया है, सिंह फैमिली की कार से वो मैच नहीं करते। ये G50 सीरीज तो काफी महंगी सीरीज है, इसके बायर्स लिस्ट भी बहुत छोटी होगी। मोहन एक काम करो, आसपास के एरिया में जितने भी टायर डीलर्स हैं सबकी लिस्ट चेक करो। सर तरुण, वो क्राइम सीन से जो जला हुआ सामान मिला था उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आई क्या? हाँ सर, मैंने कॉल किया था, कोई भी फिंगरप्रिंट्स और DNA नहीं मिला, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सर रस्सी पर भी कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। तरुण समझ में नहीं आता, नंदिनी की लाइफ एकदम नॉर्मल थी, कॉलेज गोइंग, एस्पायरिंग लॉयर, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, लाइफ में कोई ड्रामा नहीं, इतनी स्मार्ट, इंटेलिजेंट, केयरिंग। फिर उस रात अचानक उसके साथ ऐसा क्या हुआ? नैना ना पूरी की पूरी कार्टून है। हाँ। कभी कभी ऐसे बेवकूफों वाली हरकतें करती है ना। लेकिन एक बात है, पूरी दुनिया में तुम सबसे ज्यादा उससे प्यार करती हो, है ना? काश ये बात नैना भी समझ पाती। तुम्हें पता है, उससे तो लगता है कि मैं दुनिया में ना उसकी सबसे बड़ी दुश्मन। उसे सच में ऐसा लगता है कि मैं उसकी लाइफ में फालतू में इंटरफेयर कर रही हूं। बट ट्रस्ट मी, दिस गाय बिपिन इज नॉट गुड फॉर हर। अरे ये तो बहनों में ना ये छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये। मुझे पता है नैना को ना पता है कि उसकी नंदिनी उससे कितनी प्यार करती है, तो चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। सर नंदिनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसकी मौत फांसी पर लटकने की वजह से हुई थी। नेक बोन फ्रैक्चर से भी ये बात क्लियर हो गई है। उसे मारने से पहले बेहोश भी किया गया। और टाइम ऑफ डेथ? सर बॉडी मिलने से 6-7 घंटे पहले, 13 अक्टूबर की रात को 1:45 बजे से 1:30 बजे के बीच। CCTV फुटेज के मुताबिक नंदिनी अपने ऑफिस से रात 1:45 बजे निकली, यानी कि ऑफिस से निकलने के थोड़ी देर बाद ही उसकी मौत हो गई। कोई सेक्सुअल असॉल्ट? सर सेक्सुअल असॉल्ट की कोई निशान नहीं मिले। वैसे नंदिनी सेक्सुअली एक्टिव थी, वर्जिन नहीं थी वो। नंदिनी रुको, अरे नहीं होगा तुमसे कोई। मैं कर लूंगी ना बाबा, रुको तुम, देखो तुम। दो हाथ गिर जाएगा। गिरा दिया ना आखिर। अरे यार, कभी सुनती हो बात किसी की? मैं कर लेती, तुमने बोल बोल के। देख लिया। चलो चलो अभी कपड़े चेंज करो। कपड़े गीले हो गए। पूरे बाल गीले हो गए। अच्छा चलो और भर लो पानी। मैं उठा लेती। हाँ, तुमने बात कर करके मेरा कंसंट्रेशन खराब कर दिया। ओह ले बेटा, गरम गरम चाय। थैंक यू आंटी। ले बेटा।
बेटा तू दिल्ली में रहती है ना? जी आंटी जी। अपने पापा के साथ? जी। प्रिया के पापा तो हमें 25 साल पहले ही छोड़ के चले गए, जब प्रिया 2 साल की थी। मैं तुम्हें फोटो दिखाऊं उनके? मम्मी वो खाना रखा है ना, जाइए वो पहले लेके आइए। मैं चढ़ा कर भूल गई, सिंगरे की सब्जी चढ़ाई है, मैं लेके आऊँ अभी। प्रिया, तुमने कभी अपने पापा को ढूंढने की कोशिश नहीं की? नंदिनी, पापा के गायब होने के बाद ना गांव के बाहर एक लाश मिली थी। पुलिस ने बताया कि वो मेरे पापा की थी और फाइल बंद कर दिया। नंदिनी, नंदिनी उठ जा नंदिनी, ये सब क्या हो गया? नंदिनी उठ जा, नंदिनी प्लीज उठ जा। चलो अब हमें इन्हें ले जाना चाहिए। मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी, आप बताइए ना इन्हें, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। अचल बेटा, संसार का नियम है, हर मनुष्य की आयु पहले ही से तय है। नंदिनी के दिन इतने ही थे, ईश्वर की मर्जी है, कर्मों का भोग है, हर जन्म में यह भोग भोगना ही पड़ता है। सर नंदिनी, नैना, विपिन और अविनाश के सीडीआर और लास्ट लोकेशन की डिटेल्स आ गई हैं। नंदिनी को लास्ट कॉल रात को 11:15 बजे के करीब आया था। कॉलर का नाम समीर देसाई है, उसके बचपन का दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था। सर अविनाश का सीडीआर क्लियर है। मर्डर के बाद उसका फोन का लोकेशन उसका घर ही है, जो कि वसंत कुंज से 1 घंटे की दूरी पर है। और सर नंदिनी, नैना और विपिन के फोन का लास्ट लोकेशन वसंत कुंज एरिया ही है, जहाँ पर नंदिनी के पिता का ऑफिस है। मतलब कि ये तीनों मर्डर वाली रात साथ में थे? सर नंदिनी का फोन रात को 1:02 पर स्विच ऑफ हुआ था और नैना का फोन उससे 3 मिनट पहले 12:59 पर, और विपिन का फोन 2 बजे स्विच ऑफ हुआ था सर। और फिर अगली सुबह हमें नंदिनी की लाश मिली और तब से ये विपिन और नैना दोनों लापता हैं। ये विपिन का घर चेक किया? हाँ सर, वहाँ कोई नहीं मिला। ड्रग्स के कुछ पैकेट बरामद हुए। तरुण, अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिव करो। मुझे नैना और विपिन दोनों जल्द से जल्द चाहिए। हमारे सवालों की असली चाबी ये नैना ही है, और ये गुत्थी तभी सुलझेगी जब नैना और विपिन हमारे सामने हो। दस 50 और 10:55 के बीच में ऑफिस से निकला था। सीसीटीवी फुटेज देखी होगी आपने, और पूरी रात मैं घर पर था। लोकेशन डिटेल भी चेक की होगी। ये सब प्लानिंग की है या फिर अचानक से हो गया? कहना क्या चाहते हैं आप? यही कि क्या कोई ऐसा है जो आपकी इन बातों को प्रूव कर सकता हो? आप मुझ पर शक कर रहे हैं बिना किसी सबूत के। इंस्पेक्टर, आई एम टेलिंग यू, आई एम अ लॉयर। काम डाउन मिस्टर अविनाश, प्लीज बैठिए बैठिए बैठिए। एक बात बताइए, क्या कोई ऐसा था जो नंदिनी को नापसंद करता था या नंदिनी को नुकसान पहुंचाना चाहता था? मसलन कोई क्लाइंट जो कभी नंदिनी से अपसेट हो गया हो? ऐसा कुछ नहीं था। और कोई क्लाइंट नंदिनी से अपसेट क्यों होगा? वो अभी तक लॉयर बनी नहीं थी। हाँ, वो लॉ स्टूडेंट थी, लेकिन फिर भी मैंने सुना है कि वो फर्म में काफी हेल्प आउट किया करती थी। इनफैक्ट आपके केसेस की तो प्रॉब्लम भी सॉल्व करती थी। जी हाँ, ये बात सही है। शी वॉज अ फाइन लॉ स्टूडेंट, बट आपसे बेहतर नहीं ऑब्वियसली। पोस्ट नहीं थी, मेरे पास सालों का एक्सपीरियंस है। लेकिन फिर भी लॉ फर्म में उसकी काफी इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि वहां के बॉस उसके फादर थे। काफी बुरा लगता होगा, नहीं? कभी कभी तो ऐसा भी लगा होगा कि नंदिनी आपकी कामयाबी के बीच में रुकावट बन के खड़ी थी। देखिए, आप जो बात बोल रहे हैं ना, वो मुझे सुनने की जरूरत है नहीं। जब सबूत होगा तो बुला लीजिएगा, वरना वारंट लेके आ जाइएगा। इसे क्या हो गया? कुछ नहीं, अविनाश साहब वकालत खेल रहे थे। इसकी बैकग्राउंड चेक करो। कार्तिक, हमारी नैना कहाँ है? 2 दिन हो गए, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। कहाँ होगी, किस हालात में होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी कार्तिक। नहीं, 6 नहीं
देखा है। नहीं 6 नहीं आया था। माँ पापा ने देखा, पापा आपने देखा ना 6 आया ना। पापा तो तेरी ही साइड लेंगे, वो तो सबसे बड़े चीटर है। अरे यार तुम खेलो ना, तुम्हारी टर्न है। देखा जाए तो कई लोगों की जिंदगियां नंदिनी के इर्द गिर्द घूम रही थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इतने लोगों का प्यार और साथ भी उसे इस निर्दयी अंत से बचा नहीं पाया। और दूसरी ओर दिन ब दिन नैना की गतिविधियों पर शक का घेरा बढ़ता चला जा रहा था। तो क्या सच में नंदिनी की मौत के पीछे नैना का हाथ था, या फिर उसकी सच्चाई इस सबसे भी ज्यादा डरावनी थी? सर मैंने नंदिनी के सीडीआर को रीचेक किया तो एक नई बात सामने आई। नंदिनी पिछले 4 महीने से एक नंबर पर रेगुलरली बात कर रही थी। नंबर है 5643-789। फिलहाल अभी बंद है। बॉयफ्रेंड? सर वही तो पजल्ड है। नंबर खुद नंदिनी सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये लो, तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। नहीं, मैं ये फोन नहीं ले सकती। कम ऑन प्रिया, तुम्हारे पास फोन नहीं है ना? अब देखो, हमारी बात ना तभी हो पाती है जब तुम यहाँ आती हो, पर मैं चाहती हूँ जब मेरा मन करे ना मैं तुम्हें बस फोन करके तुमसे बात करूँ। तो प्लीज नहीं, तुम्हें ये फोन लेना पड़ेगा। प्रिया तुम्हें मेरी कसम है। बहुत जिद्दी है। तरुण, ये नंबर ट्रैकिंग पे डालो, पता तो चले ये एंगल है क्या। जी सर। अरे राजेश, मियां, सर 13 अक्टूबर की रात का कुछ फुटेज गायब है। गायब मतलब? सर 13 अक्टूबर की रात का फुटेज मैं चेक कर रहा था। नंदिनी मैडम के जाने के बाद का कुछ फुटेज किसी ने डिलीट कर दिया। तरुण, ये 1 बजे तक का तो है डिलीट, लेकिन 1 से 2 के बीच का डिलीटेड है। राजेश, क्या लगता है तुम्हें किसने डिलीट किया होगा? सिंह सर ने हम 2 लोगों पर जिम्मेदारी दी है। एक मैं और एक बंदा है जो सारे सिक्योरिटी पासवर्ड जानता है। कौन है वो? ऑफिस के सीसीटीवी कैमरा के साथ तूने छेड़छाड़ की, उसकी डायरेक्शन घुमाई ताकि जब तू वापस आए तेरी शक्ल ना उसमें दिखाई दे। तू वापस आया भी, बड़ी सफाई से तूने नंदिनी का किडनैप किया और फिर मर्डर कर दिया, लेकिन सीसीटीवी कैमरा पे तेरे फिंगरप्रिंट्स पाए गए। तो अब मर्डर के लिए 14 साल और प्लानिंग प्लॉटिंग करने के लिए कुछ। सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये झूठ है। तरुण, प्रूफ अटैच करके चार्जशीट फाइल करो। प्रूफ हमारे पास है ही है, कन्फेशन मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मेरी बात सुनिए, ये सब झूठ है सर। मैंने सीसीटीवी कैमरे को हाथ नहीं लगाया सर। जब मैं इजीली सीसीटीवी कैमरे की फुटेज डिलीट कर सकता था, जो मेरे लिए बहुत इजी था, मैं कैमरे को हाथ क्यों लगाऊं सर? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। सर आप लोगों ने मुझे ट्रिक किया है। वकील साहब, जंग में सब जायज है। अब ये बता कि तूने नंदिनी को कब, कहां और कैसे मारा? सर मैं आपसे सच कह रहा हूं, मैंने नंदिनी को मारा नहीं है सर। मैं बस उसका काम खराब करना चाहता था, इसलिए जब वो ऑफिस से गई मैं वापस गया था उसकी फाइल में छेड़छाड़ करने के लिए। सर एक आदमी दिन रात मेहनत करके ऑर्गेनाइजेशन में अपना एक मुकाम बनाता है, अपनी जगह बनाता है, वहीं एक नया बंदा आता है, उसे बिना मेहनत किए वो मुकाम दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो फैमिली का चिराग होता है, इसीलिए सर। आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कैसा फील होता होगा। लेकिन सर मैंने नंदिनी को मारा नहीं है, उसकी फाइल में गलतियां जरूर की थी, लेकिन मारा नहीं है सर। तूने मारा है या नहीं मारा है ये हम पता लगाएंगे, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तू यहीं रहेगा। सर चंदू का कॉल आया था, बोला कि जमुनापाल इलाके में विपिन दिखाई दिया है, एग्जैक्ट लोकेशन निकाल के कॉल करेगा। तरुण, ये केस किसी जिल्टेड लवर, प्रोफेशनल राइवलरी या वेवर्ड बॉयफ्रेंड का नहीं लगता। इस केस में कुछ तो है जो हमसे मिसिंग है। आठ, 9, 10, 7 चली गई। अब सिर्फ 3 बाकी हैं, फिर 2, फिर 1, उसके बाद तू तो चलेगी हमारे साथ। तरुण, ये समीर की गर्लफ्रेंड हिना से बात करके समीर का स्टेटमेंट वेरीफाई करवाओ। मुझे लगता है ये समीर सच बोल रहा है। सर फिर तो हमारे पास 2 ही सस्पेक्ट्स बचे हैं, विपिन और नैना। सर आओ क्या? हाँ चंदू। सर सिंह साहब के यहाँ पे एक नौकरानी काम करती है, कुछ दिन पहले छुट्टी पर गई थी, कल ही दिल्ली लौटी है। उसी ने मुझे सब बताया, 2 महीने पहले की बात है। नंदिनी बेटा शांत हो जाओ। डॉक्टर क्या हुआ इसे? इसके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मिसेस सिंह,
नंदनी का मिसकैरेज हुआ है। मिसकैरेज? फिटस के कुछ पार्ट अंदर रह चुके हैं, सेप्टिक हो गया है, इसीलिए इतना दर्द हो रहा है। ये अब क्या बोले जा रही है? प्रेग्नेंट? मैं किसी के साथ फिजिकल रिलेशन में नहीं हूँ। नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा। मैं नहीं, कभी नहीं हुआ सच में। तू शांत हो जा, तू शांत हो जा, हम देखते हैं। आ जाओ। क्या देख रही है? जा। वो मैं क्या बोल रही थी, हमारे मोहल्ले में ना एक डॉक्टर है, ये ऐसे काम ना वो सन्नाटे में निपटा देते हैं। अब मेरी बात मानिए, नंदिनी को हम वही लेकर चलते, किसी को कानो कान खबर तक नहीं चलेगी। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद मिसेस सिंह नंदिनी को एक शेडी क्लिनिक में लेके गई। हाँ सर, सुनीता भी उन दोनों के साथ गई थी और 2-4 घंटे में सारा काम निपटा लिया और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। ये तो हमें पता था कि नंदिनी की जिंदगी में कोई है। एक्चुअली में है कौन? पापा, मैं प्रिया, आपकी और अवंती की बेटी। आपका नंबर बहुत मुश्किल से मिल पाया है। पापा, मेरा मैसेज देखते ही मुझे जवाब दीजिए, मुझे आपसे मिलना है। आई एम सॉरी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी कोई बेटी नहीं है, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। आप लोग यहाँ नैना की कोई खबर मिली क्या? हमें एक्चुअली आंचल जी से मिलना है। अब बैठे, मैं बोला। बैठिए। आंचल, 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 आंचल। मैं अब और नहीं जी सकती। आई एम सॉरी। तरुण, ये लेटर अपनी कस्टडी में लो। ये सिंह फैमिली के साथ हो क्या रहा है? पहले नंदिनी की डेड बॉडी मिलती है, फिर नैना गायब, और हिमाचल जी का सुसाइड। हर इन्वेस्टिगेशन हमारी किसी ना किसी डेड एंड पे जाकर रुक जाती है। अभी तक तो हमें यह भी नहीं पता कि नैना किस हाल में है, जिंदा भी है कि नहीं। हाँ चंदू, ठीक है सर। विपिन मिल गया है, जमुना पार्क के एक लॉज में छिपा हुआ है। रूम 2 लोगों के लिए बुक्ड है। उठा लाओ उसे। जी सर। क्या लगा तुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा? चेक करो, अंदर कोई और है क्या? नहीं सर। नैना कहाँ है? कहाँ है नैना? कहाँ है नैना? सर मुझे नहीं पता नैना कहाँ है सर। नैना जिंदा भी है या उसे भी नंदिनी की तरह मार डाला तूने? सर नंदिनी मार डाला? सर ये आप क्या बोल रहे हो सर? मुझे नहीं पता नैना कहाँ है, और वो मेरे साथ क्यों रहेगी? हमारा तो ब्रेकअप हो चुका है। तो फिर 13 तारीख की रात को 1:45 बजे नैना और नंदी के साथ क्या कर रहा था? सर उस दिन सुबह नैना ने मुझे फोन करके अपने घर बुलाया था, मुझसे कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट काम है, इसीलिए मैं चला गया था। लेकिन जब वो बाहर आई तो रोने लगी, मुझसे कह रही थी कि मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे बिना रह नहीं सकती। नैना ये क्या कर रही हो तुम? तुमको समझ में नहीं आता क्या कि हम लोग एक नहीं हो सकते? प्लीज मुझे छोड़ के बच जा। आई रियली लव यू, प्लीज। चलो मैं तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। नैना, क्या हुआ? क्या हुआ? नंदिनी अपनी बहन को संभालो, इसको समझाओ कि मुझसे दूर रहे। इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ मैं। जब तूने कुछ किया ही नहीं था तो फिर अपना फोन क्यों स्विच ऑफ कर रखा था तूने? सर क्योंकि मैं जानता था कि नैना मुझे फोन करेगी, और
इस बार मुझे थोड़ा स्ट्रांग रहना था। नैना को नंदिनी के पास छोड़ने के बाद मैंने अपना फ़ोन तुरंत ऑफ कर लिया था। और सर, जहाँ तक रही बात लॉज की, तो सर नैना मेरा घर जानती है। मैं नहीं चाहता था कि वो वहाँ पे आए और वहाँ पे ड्रामा बढ़े, इसलिए मैं आयुष के साथ थोड़े दिन वहाँ पे रुका था। हमारे पास सस्पेक्ट्स भी हैं, उनके मोटिव्स भी हैं। इनफैक्ट वो सभी मर्डर के टाइम पर क्राइम सीन के आसपास मौजूद भी थे, लेकिन एक के भी खिलाफ हमारे पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। सर G50 टायर के रिटर्नर से चेक किया, हमारे पास जितने भी सस्पेक्ट, विक्टिम और विटनेस है, उनमें से कोई भी ये टायर यूज नहीं करता। कोई भी नहीं है? नहीं सर, बस एक विशाल दुग्गल है जो नंदिनी के घर के पीछे वाली लेन में रहते हैं, पर उनका इस केस से कुछ लेना देना नहीं है। वो अपनी पुरानी SUV में G50 टायर का यूज करते थे, पर अब उनके पास नई कार है और टायर भी डिफरेंट है। मोहन, ये मिस्टर दुग्गल से पता करो उन्होंने अपनी पुरानी SUV और टायर के साथ क्या किया। और सर विपिन के साथ जो आयुष मिला था, उसका क्या करना है? अंदर बैठा है। उसे उसकी डिटेल्स लो, सामान वापस लौटाओ और उसको जाने दो। जी। मिस्टर दुग्गल, आपकी पुरानी SUV और उसके टायर की इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ बात करनी है। आप G50 सीरीज के टायर यूज़ करते थे? जी हाँ, मैं वो टायर पुरानी SUV में यूज़ करता था, पर अब मैंने उसे स्क्रैप में डाल दिए 2 साल पहले, और अब नई कार खरीद ली है। आर यू श्योर आपने उसे रीसेल नहीं किया था? नहीं सर, मुझे अच्छे से याद है, वो काफ़ी बुरी कंडीशन में थी। पर आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? एक जनरल इंक्वायरी है एक केस के सिलसिले में। ठीक है, थैंक यू। हेलो, यहाँ पर साइन कर दो। हाँ। और जब भी बुलाएं पुलिस स्टेशन आना होगा तुम्हें। हाँ जी। ये तुम्हारा चेन, घड़ी, पर्स और ये मोबाइल। थैंक यू सर। आयुष, 2 मिनट लगेगा, मोबाइल चलाकर एक बार देख लो। लाओ, मैं ऑन करता हूँ। नहीं सर, अभी आपके पास था, मतलब सब ठीक ही होगा ना सर? 1 सेकेंड, मोबाइल दे। सर कुछ नहीं है इसमें सर, मैं चला जाता हूँ। मोबाइल दे। क्या ये? हाँ? सर गलती हो गई सर। क्या है मोबाइल में? सर गलती हो गई। गलती हो गई? एक तो उस बेचारी को बेहोश किया, उसका फायदा उठाया, इतने पे भी अपने किए पे शर्म नहीं आई। उसका वीडियो अपने मोबाइल पे ट्रॉफी की तरह लेके घूम रहा था, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी तेरी ये, ट्रॉफी थी ना। अब सीधी तरह से बता, कैसे किया ये सब? बताता हूँ सर, बताता। सर मैं नंदिनी को पसंद करता था, उसने कभी मेरी तरफ देखा भी नहीं, मेरे सब्र का बांध टूट गया सर। एक दिन मुझे पता चल गया कि विपिन के पास उसके घर की डुप्लीकेट चाबी होगी जो उसे नैना ने दी थी। मैंने उसी चाबी का डुप्लीकेट बना लिया। नंदिनी को पता चल गया था, इसलिए नंदिनी को मारा तूने? नहीं सर, मैंने नंदिनी को नहीं मारा, मैं तो विपिन के साथ था सर। मुझे तो अभी पता चला है कि नंदिनी का मर्डर हुआ है। सर नंदिनी की जिस नंबर पर रेगुलर बात होती थी और जो नंबर उसके नाम पर रजिस्टर था, उसका लास्ट लोकेशन मिल गया है, करनाल के पास टिकरी गांव। चलो। दिल्ली पुलिस। पुलिस? घबराइए मत मैडम, हम बस ये जानना चाहते हैं कि यहाँ घर में आपके अलावा और कौन कौन रहता है। जी मैं अवंती और हमारी बेटी प्रिया। कहाँ है प्रिया इस वक्त? जी उसके पापा आए थे, घुमाने लेके गए। इतने साल के बाद उसे उसके पापा मिले ना। जरा प्रिया को फोन लगाइए ना, हमने बात करनी है उससे। जी मैंने लगाया था, उसका फोन बंद आ रहा।
ये प्रिया का नंबर मैं कई बार मिला चुका हूँ, बार बार बंद आ रहा है। जी ये नंबर तो ना पता मेरे को, हमारे पास है एक नंबर, मैं लेकर आऊँ। जी ये 66787। ये प्रिया अपना फोन साथ लेकर गई है ना? हाँ जी। ठीक है, मुझे लोकेशन के बारे में अपडेट करते रहना। सर दोनों के नंबर ट्रैकिंग पे डाल दिए हैं, अभी नॉट रीचेबल। लास्ट लोकेशन? आधे घंटे पहले वसंत कुंज मेरोली रूट क्रॉस किया सर। नंदिनी की जहां में लाश मिली थी, संजय वन, वो भी तो इसी रूट को पड़ता है ना? हाँ सर, उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं है। नो नेटवर्क जोन होगा। ड्राइवर गाड़ी घुमाओ वापस, जल्दी। मुझे पता है वो लोग कहाँ होंगे। प्रारंभ करो। कोई हिलना नहीं अपनी जगह से, गोली मार दूंगा नहीं तो। आपने बोला बहुत साल बाद ये यहाँ आए हैं, आप लोग साथ में नहीं रहते? जी महाराज जी ने बोला था ना कि मैं राक्षस गण की हूँ और हमारी प्रजाति डायन की है, और जे हमारे साथ रहेंगे ना तो कभी आगे ना बढ़ पाएंगे, और ये महाराज जी को बहुत माने हैं, इसलिए हमारे को छोड़ के चले गए। और ये अचानक इतने सालों बाद आज यहाँ आए? हाँ जी, और हमारे से माफी भी मांगी। अवंती, मुझे माफ कर दो। प्रिया बेटा, प्रिया बेटा, मेरे साथ घूमने चलोगे? सोच कर रही है, जाना पप्पू आए थे। प्रिया बेटा, तुम ठीक तो हो? हाँ? मेरे पापा मुझे मारकर मेरी बलि चढ़ाना चाहते हैं। ये सब क्या हो गया? मेरी बेटी। विधि तो बिल्कुल सही ढंग से की थी मैंने, तुमसे ही कुछ गलती हो गई होगी। तुमसे पहले कई बार मैंने ये विधि की है। ये विधि पहले जने के साथ की जाती है। महाराज जी, नंदिनी मेरा पहला जन नहीं है। घोर अनर्थ हो गया। इसके पहले कि तुम पर प्रकोप पड़े, ये विधि पहले जने के साथ संपन्न होनी चाहिए। नंदिनी, नैना, प्रिया, क्यों मारना चाहते थे इन तीनों को? तुमने खुद मारा उन्हें? अरे दुग्गल चाचा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? 13 तारीख को अमावस थी। विधि मेरे और आंचल के बिना होने वाला था, इसलिए विशाल और राघव को भेजा नंदिनी को लाने के लिए। नैना कहाँ है? क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? वो जिंदा भी है या उसे भी? चलो फटाफट खा लो। हाँ खाओ, जल्दी खाओ, खा फटाफट खाओ। मैंने कुछ नहीं किया सर, कसम से। लेकिन ये सब किया क्यों? एक घटिया आदमी ने मेरी बेटी नंदिनी का रेप किया था, जिसकी वजह से मेरी बेटी की आत्मा जो है ना अपवित्र हो गई थी। मैं नंदिनी की आत्मा को पवित्र करना चाहता था। उस आयुदेव ने दूसरों का घर बर्बाद कर दिया, लेकिन तुमने अपने अंधविश्वास और रूढ़िवाद सोच के चक्कर में अपने ही हाथों से अपना घर फूंक डाला। अंधविश्वास की बेसुध दुनिया सच में बहुत भयंकर है। इतने पढ़े लिखे होने के बाद में कार्तिक और आंचल एक गलत आदमी के जाल में ऐसे फंसे कि उन्होंने खुद अपनी बेटी की आहुति दे दी, और ये सब सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनकी बेटी नंदिनी रेप की विक्टिम थी। एक रेपिस्ट की गलती की सजा एक रेप विक्टिम ने भोगी और अपनी जान गंवा बैठी। किसी कलंक को मिटाने के लिए अंधविश्वास का सहारा लेकर गलत काम करोगे तो कलंकित ही कहलाओगे। इस संदेश के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब आपसे लेती हूँ विदा। फिर मिलूंगी अगले केस के साथ। आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।
तीन उम्र दराज औरतों का खून हुआ था और तीनों बांदा उत्तर प्रदेश की रहने वाली थीं। पर सवाल ये था कि इन तीनों का खून हुआ क्यों? क्या इन तीनों का आपस में कोई कनेक्शन था, या ये किसी सीरियल किलर की मानसिकता का शिकार हुई थीं, या फिर ये घटनाएं आपस में जुड़ी हुई नहीं थीं? इनका कातिल कौन था? यकीन मानिए हमारा आज का केस आपको चौंका देगा जब आप इन तीनों खून के पीछे का कारण जानेंगे। चित्रा दीदी, दरवाजा खोलिए ना चित्रा दीदी। आइए ना साहब। सब मैं बेला गौड़, मैंने आपको फोन किया था साहब। मैं यहाँ पे खाना बनाती है, सुबह आई तो सब ये था साहब। जरा चेक करो, बॉडी शायद दरवाजे के पीछे ही है। चलो खोलने का इंतजाम करो। राम, ये तो चित्रा दीदी है साहब। पर चित्रा दीदी को कोई क्यों मारेगा? सर लगता है मरने से पहले भागने की कोशिश की थी। सर शायद ये फोन इनका है। हाँ चित्रा दीदी का है। ठीक है, एविडेंस बैग में डालो। और ये ताज की गड्डी का पान का बादशाह, इसे भी बैग में डालो। और शर्मा तुम ठीक कह रहे थे, कमरे की हालत देखकर ऐसा लग रहा है काफ़ी हाथापाई हुई है यहाँ। और चित्रा ने अपनी जान बचाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया था। सर पेट पे कई वार है, शायद चाकू का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर शर्मा, जितना ये ब्लड लॉस हुआ है उसे देखकर ऐसा लग रहा है घाव काफ़ी गहरा है और हो सकता है कातिल ने घर के ही किसी बड़े चाकू का इस्तेमाल किया हो। पर सब घर में तो बड़ा चाकू है ही नहीं। घर में और कौन कौन है? सब चित्रा दीदी और उनकी बेटी रेणु, बस दो ही लोग थे। चित्रा दीदी के पति का एक्सीडेंट 5 साल पहले ही हो गया था। पर सब वैसे तो रेणु दीदी इस टाइम पे घर पे ही होती है। रेणु का नंबर है? रेणु का नंबर, हाँ सर, नंबर स्विच ऑफ। इस घर में रेणु का कमरा है? हाँ साहब, उधर। अरे बाप रे, ये रेणु के सारे कपड़े कहाँ पे गए? साहब ये पूरी अलमारी कपड़े से भरी थी साहब। अगर ऐसा है तो लगता है इरादा चोरी का। लेकिन सर घर का बाकी का कोई भी सामान किसी ने छुआ नहीं है। मैंने चित्रा का रूम भी चेक कर लिया, लेकिन वहां पर भी सारा सामान जैसा था वैसे ही है। सर उसका फोन टूटा हुआ था, लेकिन जो ज्वेलरी बॉडी पे थी उसको भी किसी ने छुआ नहीं था। तो सिर्फ रेनू के कपड़े लेके कोई क्यों भागेगा? ये रेनू और उसकी माँ चित्रा के बीच आपस में कुछ अनबन थी किसी प्रॉब्लम को लेकर? हाँ साहब, वो रेनू के बॉयफ्रेंड शेखर की वजह से थी अनबन। मुझसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों ना बहस करूं माँ? अरे शेखर अच्छा लड़का नहीं है। वो जानता है कि ये बंगला और मेरी सारी जायदाद की इकलौती वारिस हो तुम। वो तुमसे नहीं, तुम्हारी प्रॉपर्टी से प्यार करता है। माँ, शेखर अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी करता है और उसको आपकी एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए।
और वैसे भी उसने कहा है हम शादी करके बांडा से बहुत दूर चले जाएंगे। हाँ सही कहा उसने। तुम जैसी भोली भाली लड़कियों को ही तो ऐसे शादी लड़के फंसाते हैं। माँ कभी तो किसी पे भरोसा करके देखो। मैं शेखर से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता, समझे तुम? मैंने फैसला कर लिया है माँ। तुम्हें शेखर का फोन नंबर या एड्रेस पता है? हमको सच में कुछ नहीं पता साहब। वो तो हमने उस दिन बात करते सुन लिया इसलिए नाम पता चला, बाकी हमको कुछ नहीं पता साहब। सर अगर रेनू के कपड़े गायब है, हो सकता है रेनू शेखर के साथ भाग गई हो, लेकिन फिर चित्रा का मर्डर कौन कर सकता है? अरे अंदर की तरफ चलो मार। भाई हारे चल बाहर चल। अरे काम से जा रहे हैं भैया, ऐसे घूमने नहीं जा रहे हैं। पैसा चाहिए हमें, अपना पैसा लेने आए हैं। सर ये आदमी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कैसे पैसे? और हो कौन तुम? हमारा नाम बाकीलाल है साहब। वो अशोक नगर के पास हमारा फेमस चाइनीज स्टॉल लगता है, बाकीलाल चाइनीज कॉर्नर। नाम तो सुने होगे सर? नहीं सुना है। खैर छोड़िए। वो रात में हम आए थे यहाँ पार्सल डिलीवर करने, तो मैडम के पास 2000 का छुट्टा नहीं था। बोली सुबह आके 450 रुपये ले जाना, तो वही लेने आए साहब। बुला दीजिए ना। नहीं बुला सकते। काहे? इनमें से कौन सी मैडम थी? अरे यही तो थी। इनका खून हो गया। खून हो गया? हाँ। मोरी मैया, तब अब हमारा 450 रुपया कौन देगा? हमें हमारा काम करने दो, जाओ यहाँ से। अरे तो आप ही दे दीजिए ना साहब। गुप्ता बाहर निकालो से। अरे साहब सुबह किसी का मेहनत का पैसा है, मना नहीं करते। हमारा पूरा दिन खराब हो जाएगा। शर्मा शेखर की पूरी कुंडली निकालो, रेनू का फोन ट्राई करते रहो। जी सर। सर रेनू का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसके कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर मिला है जिससे उसकी काफ़ी बातें हुआ करती थी। वो शेखर का नंबर है क्या? जी सर। उसका पूरा नाम शेखर गुप्ता है। मोबाइल रिकॉर्ड से उसका एड्रेस घनश्याम गली का मिला। हमने वहाँ जाके चेक किया तो पता चला वो घर उसने काफ़ी पहले छोड़ दिया है। नया एड्रेस किसी के पास नहीं है। तो रेनू की तरह उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। जी सर। दोनों को फ़ोन ट्रैकिंग पे डालो। सर हमने चित्रा के फ़ोन रिकॉर्ड्स भी चेक किए, लेकिन उसमें भी कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। ये फिंगरप्रिंट्स का क्या हुआ? सर पार्शियल फिंगरप्रिंट्स मिले, हमारे किसी काम के नहीं है। ठीक है, उन्हें भी बाकी एविडेंस के साथ रिकॉर्ड में रखो। सर पर ये रेनू है कहाँ? शेखर ये सब करना जरूरी है क्या? हमारे पास और कोई चारा नहीं है। सर ऐसे वार किया गया होगा चित्रा पे। बुचर नाइफ मतलब मांस काटने वाले चाकू से 5 से 6 बार किए गए, इतने गहरे कि चाकू हड्डी तक जा पहुंची थी। और रेप के कोई साइंस है? नहीं सर, रेप या कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हुई है। अशोकनगर मार्केट में पता करो, किसी ने हाल फिलहाल में कोई बुचर नाइफ खरीदा है क्या? सर चित्रा के नौकरानी बेला का फोन आया था। अशोकनगर में एक खून हुआ। साहब आइए ना साहब। हटिए हटिए। जरा चेक करो। आपको कब पता चला? सब हम सुबह काम के लिए घर से निकले थे तो सुधा के घर का दरवाजा खुला दिखा, तो हम अंदर आए तो देखा तो सुधा खुद में लटपट पड़ी थी। ये सुधा दुबे है साहब। घर में और कौन कौन रहता है? 15 साल पहले पति ने छोड़ दिया, तब से सुधा कानपुर से या बांडा आ गई रहने के लिए। वो अपने 2 बेटियों के साथ रहती है और टिफिन का काम करती है साहब। इतना सब कैसे जानती हैं आप? सब हम बाजू में रहते, इसलिए सुधा के बारे में सब पता है। ओके। वो राजू को भेज दिए हम कॉलेज लड़कियों को बुलाने के लिए। तू यहाँ भी आ गया? यहाँ भी पैसे लेने आया क्या? कैसा बात करते हो साहब? वो 450 रुपये तो हमारे नसीबे में नहीं था। वो रोड के उस तरफ हमारा ठेला है चाइनीज का, और राजू हमारा असिस्टेंट है, उसी को भेजे हैं कॉलेज लड़कियों को बुलाने। यहाँ हमें सब जानते हैं साहब। क्यों बेला दीदी? वो पायल और छवि बस आते ही होंगे।
संभाले अपने आप को। बेटा, आपकी माँ की किसी से कोई दुश्मनी थी? मतलब कोई ऐसा किसी पे शक हो आपको जो इन्हें मार सकता हो? नहीं सर, माँ तो हमेशा अपने टिफिन के बिजनेस में बिजी रहती थी और जब कभी हमें समय मिलता था हम भी उनकी मदद कर देते थे। और ये ताश का पत्ता? सर हम लोग ताश खेलते हैं और पायल तो लोकल रमी चैंपियन है, तो शायद ये उसी ताश की गड्डी का हो। किसी से पैसों को लेकर अनबन थी क्या? हाँ सर, माँ ने एक साहूकार से 50,000 रुपये उधार लिए थे, लेकिन माँ तो कह रही थी उधार के पैसे इकट्ठे हो गए हैं। तू जाके चेक कर। पायल, इसमें ही पैसे रखती थी माँ। और सर इसमें 4 सोने की कड़ी भी थे। वो ईंट का बादशाह जिस पे खून लगा हुआ है उसे लैब में भेजो, देखो फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं क्या? जी सर। वैसे मौका वारदात को देख के लगता है कि कातिल घर में चोरी के इरादे से आया हो और फिर सुधा ने उसे देख लिया हो, तो खुद को बचाने के लिए उसने सुधा को मार दिया, या फिर ये भी हो सकता है सुधा ने उसे पहचान लिया तो खुद की आइडेंटिटी छुपाने के लिए उसको मार दिया। ये सुधा और चित्रा दोनों के घाव देखकर और मारने का तरीका सेम है सर, लेकिन ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। हो सकता है, लेकिन अरे हमको मदद करेंगे साहब? अरे दो ना भाई। लीजिए साहब, चाय लीजिए, हमारे ठेले का चाय है। सोचा हम भी थोड़ा पुलिस की मदद कर दें। क्यों राजू? अरे लीजिए ना। नहीं चाहिए। अरे साहब, कोई मदद चाहिए हो तो बताइए हमें। यहाँ सब लोग मदद मांगने हमारे ही पास आते हैं, बहुत इज्जत करते हैं हमारी यहाँ। वो क्या कहते हैं? भाई। यहाँ के भाई हैं हम। हाँ भाई हैं ये। भाई है तो यहाँ का ज्यादा भाईगिरी दिखाएगा ना सीधा हवालात में डालूंगा। हमारे काम के बीच में ये अपनी नाक घुसेड़ना बंद कर, समझा? अरे साहब, अरे आप तो बुरा मान गए साहब। साहब बहुत गुस्से वाले हैं, हम तो खाली मदद कर रहे थे साहब। वैसे पायल और छवि ने बताया होगा आपको कि निर्मला चौधरी से सुधा का 36 का आंकड़ा था। चलो भाई चल। कौन है निर्मला? उसने भी एक टिफिन सर्विस का काम शुरू किया था ना, तो सुधा से कम रेट में खाना दे रही थी, तो सुधा और वो निर्मला का दोनों का आपस में बहुत झगड़ा हो गया था साहब। मेरे कस्टमर छीनना बंद कर। अरे मैं क्यों छीनूंगी तेरे कस्टमर? उन्हें हमारे यहाँ का खाना पसंद है और जब उन्हें अच्छा खाना सस्ते दामों पर मिल रहा है तो वो तेरा घटिया खाना क्यों खाएंगे? मेरे खाने को घटिया बोली तू? मैं नहीं, तेरे कस्टमर बोल रहे हैं। ये धंधा मैंने पहले शुरू किया था। आजाद देश में रहते हैं हम, तू मुझे धंधा करने से नहीं रोक सकती। चलो निकल। लेकिन कुछ समय बाद कस्टमर वापस सुधा के पास आ गए, जिसकी वजह से निर्मला बहुत भड़की हुई थी। कस्टमर्स को तो वापस आना ही था। अरे कब तक तेरा घटिया खाना खाते? कुछ भी बोल रही है ये। गलत लोगों से पंगा लिया तूने। तू जानती नहीं मैं जेल में रह के आया हूँ। दोबारा वही भेज दूंगी जहाँ से तू आया, समझे? देखना मैं तेरा क्या करता हूँ मैं तेरा, समझी ना? अरे मार डालूंगी तुझे, समझे? निकल यहाँ से। इस एरिया में एक ही टिफिन सर्विस रहेगी, समझे तू? और वो भी हमारी। तो ये मुकेश चौधरी जेल जा चुका है? हाँ साहब, वो शाहिदपुर गांव में कोई कांड किया था जिसके चक्कर में वो जेल गया था। उसका एड्रेस बोलो। हाँ, वो यहीं रहता है, मकान नंबर 10। 10 नंबर तो यही है। भाई साहब, ये मुकेश और निर्मला का घर यही है? हाँ यही है। पता है कहाँ गए? सर सुबह 8:30 बजे कहीं बाहर जा रहे थे। अच्छा, उसका नंबर है? हाँ है ना सर। शर्मा ले लो। सर मुकेश के नंबर को ट्रैकिंग पे डाल दिया है और शाहिदपुर पुलिस स्टेशन को मुकेश के केस की डिटेल्स हमें भेजने के लिए कह दिया। और सर लोकल मार्केट से पता चला है हाल फिलहाल में कोई बुचर नाइफ बिकी नहीं है। तो हो सकता है कातिल ने बुचर नाइफ कहीं और से खरीदा हो, या ये भी हो सकता है उसके पास पहले से हो। ये रेनू और शेखर का क्या हुआ? सर दोनों के फ़ोन अभी भी स्विच्ड ऑफ, पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया। सर आपको क्या लगता है ये चित्रा और सुधा के कत्ल में कोई कनेक्शन है क्या? क्योंकि कोई कॉमन लिंक नज़र तो नहीं आ रहा। एक लिंक है ना, बेला गॉड, जो दोनों क्राइम सीन पर मौजूद थी।
वो चित्रा और सुधा दोनों को जानती है। चित्रा के घर में चोरी नहीं हुई, लेकिन सुधा के घर में चोरी हुई है। अगर ये मान भी लें कि इस बेला गौड़ ने दोनों को मारा है, तो मोटिव क्या हो सकता है? सर, बेला का मकान मालिक संजय चतुर्वेदी आपसे बात करना चाहता है। बुलाओ। सर, बस्ती में हम आपसे ये बात कर नहीं पाए, लेकिन सुधा और बेला के बीच में कुछ भी ठीक नहीं था जब से वो कूड़े वाला हादसा हुआ था। कूड़े वाला हादसा मतलब? सर, वो सुधा नॉनवेज पकाती है और उसका बचा हुआ जो भी गंदगी है ना, वो पंजे और हड्डी वगैरह, वो सब बाहर कूड़ेदान में डाल देती थी। और बेला को उसकी बदबू से बहुत दिक्कत होती है क्योंकि वो शाकाहारी है। सर, बेला ने सुधा को कई बार बोला वो कूड़ा वहाँ से हटाने के लिए, और एक दिन कुत्तों ने वो कूड़ेदान पलट दिया और वो सारी गंदगी बेला के घर के सामने बिखर गई। तुमने तो हमारा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया रे। ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है तुझे। मैंने तो सुना है तेरा बेटा आशीष चिकन तंदूरी खाता है रफीक के ठेले पे। कैसे ये सब? बुद्धि साला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे आशीष को हाथ लगाने की? अभी तो सिर्फ थप्पड़ मारा इसे, अगली बार ऐसा कुछ किया ना साले ने तो कंप्लेन कर दूंगी। तो देखना फिर आएंगे मेंटल हॉस्पिटल वाले इसे लेने। हट। छोड़ूंगा नहीं तेरे को, चौड़ा घोंक के रहूंगा। सर, आशीष बेला का इकलौता बेटा है और बहुत सर पर चढ़ा रखा है उसको। नौकरानी का काम करती है, पर इतने पैसे पता नहीं कहाँ से लाती है कि उसकी हर फरमाइश पूरी करती है। किराया देने के लिए पैसे नहीं है सर उसके पास। और आज सुबह जब मैं किराया लेने गया तो बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। आशीष को 15,000 रुपये का फ़ोन दिलाया है और हमारा किराया देते वक्त आनाकानी करते हो। अगले महीने पैसे दे दूंगी। इस महीने पैसे खत्म हो गए। माँ ने बोला ना पैसा नहीं है, समझ में नहीं आती बात तुझे। तुम दोनों की कंप्लेंट करूंगा पुलिस में। चल निकल। ये झूठ बोल रहा है साहब, इसने हमें छेड़ा था, इसीलिए तो आशीष ने इन पे हमला किया था साहब। झूठ बोल रही है सर, कब छेड़ा हमने तुझे? साहब, महीने के किराए के लिए हमने इनके पास कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी, तो ये हमें 1 महीने की मोहलत दे दो ना, हम अगले महीने आपको पक्का किराया दे देंगे। पैसे नहीं है तो किसी दूसरी तरह से दे दो ना किराया। मतलब? छोड़ो। निकल। सर, झूठ बोल रही है ये। भगवान से भी तो तुझे डर नहीं लगता ना? ऐसे कैसे बात करते हैं? कैसे? चुप। शांत हो जाइए। आशीष कहाँ है? आशीष नहीं है साहब, वो बाहर गए। शर्मा, जरा फोन लगाओ उसे, नंबर दीजिए। सर, आशीष घर पे नहीं है और ना ही कोई चाकू मिला है। सर, उसका फोन रिंग हो रहा है मगर वो उठा नहीं रहा। जिस दिन सुधा का मर्डर हुआ उस सुबह आशीष कहाँ था? वो तो सो रहा था साहब। पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं साहब? साहब, हमारे आशीष ने किसी का खून नहीं किया साहब, वो कभी किसी का खून नहीं करेगा साहब। तो फिर वो गायब क्यों है? जैसे ही आशीष आए पुलिस स्टेशन भेजना उसे, वरना बहुत मुसीबत बढ़ जाएगी उसकी, समझ गए? इस आशीष के पास सुधा को मारने का बड़ा स्ट्रॉन्ग मोटिव है और इसने सुधा को मारने के लिए धमकी भी दी थी। छोड़ूंगा नहीं तेरे को। लेकिन सर, आशीष चित्रा को क्यों मारे? क्योंकि बेला चित्रा के यहाँ काम करती थी। हो सकता है चित्रा ने कभी बेला के साथ बुरा बर्ताव किया हो, उसके साथ गाली गलौज की हो और ये बात आशीष को पता लग गई हो। सर, सुधा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, इस रिपोर्ट के हिसाब से चित्रा की तरह ही सुधा पे भी 5-6 बार चाकू से वार किया गया। घाव की गहराई हड्डी तक है और सर, रेप या सेक्सुअल असॉल्ट का एंगल नहीं है। मौत का समय सुबह 5 से 7 बजे के बीच का है और सर, जो ताश के पत्तों पे खून मिला वो भी सुधा का है। दोनों वारदातों में जो हथियार इस्तेमाल हुआ वो भी एक जैसा है। कोई फिंगरप्रिंट? नहीं सर, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। ये कातिल जो भी है बहुत चालाक है, गुनाह करने के बाद अपने निशान मिटा देता है। और बात करें आशीष की, तो उसे पक्का पता होगा कि पायल और छवि सुबह 6:30 बजे कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। तो 10 फरवरी को उसने मौका देखकर सुधा के घर में घुसा और सुधा को मार दिया। इस आशीष को जल्दी से जल्दी पकड़ो। ये ले, सुबह का टाइम है, चाय पी और ये बता सुधा को कैसे मारा? सर, मैंने किसी को भी नहीं मारा है।
फिर 10 फरवरी को तेरे फोन की लोकेशन सुधा के घर के पास की क्यों है? बोल। सर आप शायद भूल रहे, मैं सुधा आंटी के बगल में ही रहता हूँ, तो मेरी लोकेशन वही की बताएगी ना, ताजमहल की थोड़ी ना बताएगी। बहुत होशियार बन रहा तू। गुप्ता, इसे ले जाके बोरे में भरो और इतना कूटो जिसे ताजमहल नजर आना चाहिए। चल जा। सर मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। बोल। सर मैं कॉलेज में 2 बार फेल हो गया था, इसलिए मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मेरी माँ एक सेठ के पास काम करती थी और सेठ ने मुझे सेल्समैन की नौकरी भी दी, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि पहले मैं अपने एग्ज़ाम्स क्लियर कर लूँ, और छवि भी वही कॉलेज में पढ़ती है। तो मैंने सोचा कि मैं उससे नोट्स ले लूँगा, और वो ठीक सुबह 6:30 बजे अपने घर से निकलती है कॉलेज के लिए, तो इसीलिए मैं उसके घर चला गया था। अच्छी कहानी है, बहुत सुंदर। आगे बता। जब मैं उसके घर पर गया तभी छवि, पायल, एक कहानी तुझे मैं भी सुनाता हूँ। तुझे अच्छी तरह से पता है ना कि पायल और छवि सुबह 6:30 बजे कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। तो 10 तारीख को जब तूने देखा कि दोनों स्कूल के लिए निकल गई हैं, तो तूने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया, और जैसे ही सुधा ने दरवाज़ा खोला तूने उन पर हमला कर दिया अपने उसी चाकू से जिससे तू सबको डराया करता है, धमकाया करता है कि वो काट डालेगा। तू अंदर घर में घुसा और सुधा को मार डाला, और तूने उनके गहने और पैसे चुराए और भाग गया। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। उस दिन हम अकेले नहीं थे, वहाँ पर और कोई भी था। अच्छा, कोई और भी था? कौन था? हम सच कह रहे हैं, हमने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन वो जो कोई भी था उसी ने सुधा आंटी को मारा होगा और सारे गहने और पैसे लेकर भाग गया। अच्छा शर्मा, अगर थोड़ी देर और ये यहाँ रहा तो कहानी में एक और ट्विस्ट डाल देगा, थोड़ा मसाला ऐड करेगा। हैं? कितना झूठ बोलेगा तू? इसे तब तक कस्टडी में रखो जब तक इसके चाकू की फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती। सर हम सच कह रहे सर, जान नहीं किया सर। क्यों झूठ बोलेंगे आप सर? सर सच कह रहे। सर अशोकनगर से किसी ने कॉल किया था, एक बंद घर से बदबू आने की शिकायत की है। चलो। गुप्ता, ताला तोड़ो। आप में से कोई नहीं जानता है? जी, मैं इसकी पड़ोसन। आपका नाम? वंदना साहू। इनका नाम क्या? कल्पना। आखिरी बार कब देखा था इन्हें? यही करीबन 7-8 दिन पहले। 7-8 दिन पहले? 7-8 दिन से घर में कोई आ जा नहीं रहा है, कुछ अजीब नहीं लग रहा आप लोगों को? पिछले बार जब हम मिले तो कल्पना बता रही थी उसे बद्रीनाथ की यात्रा पर जाना है, तो हमें लगा कि वो बद्रीनाथ की यात्रा पर चली गई होगी। अच्छा, इनकी फैमिली में और कौन कौन है? कल्पना के पति तो 15 साल पहले गुजर चुके हैं। एक बेटी है चांदनी। वो कहाँ है? वो भी 3 साल पहले कोई दूसरी जाति के लड़के के साथ भागकर शादी कर ली। कोई जॉय विश्वास नाम है। भाग के शादी की? और इस शादी से कल्पना खुश नहीं थी, इसलिए अपनी बेटी से सारे रिश्ते नाते तोड़ ली थी। सर देख के लगता है इसको भी सुधा और चित्रा की तरह मारा गया। और सर लाश की हालत देख के लगता है 7-8 दिन पहले इसकी मौत हुई है। हाँ। 7-8 दिन पहले? 7-8 दिन पहले तो चांदनी आई थी कल्पना से मिलने। वंदना, हम सोच रहे हैं कि 1-2 दिन बाद में बद्रीनाथ की यात्रा पर जाकर आए। क्या बात है, तो कब वापस आओगी? तू क्यों आई है यहाँ पर? माँ, आप अब तक नाराज हो। 3 साल हो चुके उस बात को लेकर। अब तो अपना गुस्सा छोड़ दो ना, मिट्टी डाल दो उन पुरानी बातों पर। मैं कलकत्ता से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आई हूँ। मेरी बेटी 3 साल पहले मर चुकी है। नहीं माँ, उसने भागकर अपनी मर्जी से किसी दूसरी जाति के लड़के के साथ में शादी कर ली थी। हम तो उसका क्रियाक्रम भी कर चुके हैं। नहीं माँ,
माँ आप कैसी बातें करिए? माँ 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 एक बार हमारी बात सुन लीजिए। माँ 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 प्लीज दरवाजा खोलिए माँ प्लीज। माँ एक बार हमारी बात सुन लीजिए माँ। संभालो अपने आप। माँ का मन पिघल जाएगा, उसे थोड़ा समय दो। हाँ हम आपसे बहुत प्यार करते हैं माँ। अगले दिन हमने देखा कि दरवाजे पे ताला लगा हुआ था और दरवाजे पे कोई गिफ्ट नहीं थे, तो हमें लगा कि कल्पना बद्रीनाथ की यात्रा के लिए निकल चुकी होगी। ठीक है, फिलहाल आप सब लोग जाइए, ज़रूरत पड़ी तो वापस बुलाएंगे। जी सर हमने तो पूरा घर चेक किया, कहीं पर भी गिफ्ट्स नहीं मिले। हो सकता है कल्पना ने गुस्से में आकर बाहर फेंक दिया हो। चांदनी को कोलकाता इन्फॉर्म करो और उसे यहाँ बांदा आने के लिए बोलो। सर हुक्म का बादशाह। ये चित्रा के घर पे भी हमें पान का बादशाह मिला था, किंग ऑफ हार्ट्स। सुधा के घर पे हमें ईंट का बादशाह मिला था, और यहाँ कल्पना के घर पे ये हुक्म का बादशाह, किंग ऑफ स्पेड्स। पायल और छवि से कहिए पत्ते उनके ताश के गड्डी के तो नहीं? अब ये तो वो दोनों ही बता पाएंगे। चलो चल के पूछते हैं। अखिलेश तुम होश में हो? हमने तुमसे कहा ना हमें तुमसे शादी नहीं करनी है। पर क्यों नहीं? मैं पढ़ा लिखा हूँ, अच्छा कमा लेता हूँ, हाइट बॉडी सब अच्छी है, और क्या चाहिए तुझे? पायल प्लीज समझा करो पायल। लड़की पे हाथ उठाता, शर्म नहीं आती तुझे? तू बीच में क्यों कूद रहा है? निकल क्या लड़ाई कर रहे हो तुम? क्या झगड़ा हो रहा है? क्या झगड़ा कर रहा हो? क्यों? सर मैं पायल से प्यार करता हूँ। मैं नहीं करती सर। सुन लिया? चल अब निकल यहाँ से, और आगे से इस घर के आसपास भी दिखाई दिया तो सीधे हवालात में डालूंगा। सर पर चल निकाल। और तू? दोस्त है सर। फिलहाल निकलो यहाँ से, बाद में आना। चलो। पायल, तुम्हारी ताश की गड्डी में से कुछ कार्ड्स गायब हैं क्या? सर ये तो पूरे हैं। क्या कभी आशीष ने तुमसे कॉलेज के नोट्स मांगे थे? नहीं सर कभी नहीं, और अगर वो नोट्स मांगता भी तभी मैं उसे नहीं देती। और दीदी ये भाई ने खाना भेजा है। पैसे कितने हुए? भाई की तरफ से है, भाई ने कहा है पैसे नहीं लेना है। सर वो माँ की तेरहवीं तक घर में खाना नहीं बनेगा, तो बस हमें अड़ोस पड़ोस वाले खाना भेज रहे हैं। सुधा के केस में चोरी मोटिव हो सकता है, लेकिन चित्रा और कल्पना का क्या? चित्रा की बेटी रेनू और शेखर भी अभी तक मिसिंग थे। आशीष को पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा हुआ था, तभी उन्हें 2 सस्पेक्ट्स मिल गए, निर्मला और मुकेश, जो बांदा के बाहर एक लॉज में छुपे हुए थे। बोल, 10 तारीख को तेरे फोन की लोकेशन सुधा के घर के पास की है, तो बता इसकी क्या कहानी है? बोल बोल। बताता हूँ सर। मैं तुम्हारी उस दिन मैं सुबह दूध लेने के लिए जा रहा था, तो मैंने देखा सुधा के घर का दरवाजा खुला हुआ है। मैंने सोचा इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा उसका खाना खराब करने का, और सुधा ने सर हमारा पूरा धंधा चौपट कर दिया था, इसलिए उसका खाना बिगाड़ने के इरादे से उसके घर में घुसा था सर। कहानी तूने अच्छी सुनाई है, पर कहानी का वो हिस्सा बताना भूल गया जिसमें तूने उनके घर से पैसे और कंगन चुराए थे। कौन से कंगन? देख, हमारे पास आई विटनेस है जिसने तुझे चोरी करते हुए देखा था। बोल। आशीष ने देखा था हमें। बोल, चोरी का सामान कहाँ है? पैसे तो खर्च हो गए सर। शर्मा ऐसे नहीं बताएगा, तलाशी लो इसकी। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं सच कह रहा हूँ, कुछ नहीं है सर मेरे पास। हमें जाने दो साहब। ये है ना कंगन? अब बता, वो छुरा कहाँ है जिससे सुधा को मारा था? कहाँ है वो छुरा? सर हम चोरी की है, हमने खून नहीं किया हमने किसी के साथ। फिलहाल इन्हें अंदर ही रखो और इनके खिलाफ चोरी की चार्जशीट बनाओ, मर्डर की बाद में देखेंगे।
और ये आशीष के चाकू की फॉरेंसिक रिपोर्ट नेगेटिव आई है ना? जी सर। फिलहाल उसे छोड़ दो। सर, चांदनी विश्वास कल यहाँ पहुँच रहे हैं और सर शेखर और रेनू का फ़ोन ऑन हो गया। मैंने उनसे बात की, वो भी आ रहे हैं। सर, माँ को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि शेखर हमारी कास्ट का नहीं था। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी लेकिन वो मानी नहीं और मेरे लिए लड़का ढूंढने लगी। इसलिए मैंने और शेखर ने भागने की सोची, लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसी दिन माँ के साथ। सर, हम लोग उस दिन इंदौर भाग गए थे। वहाँ पे मेरे कुछ रिलेटिव्स थे जिन्होंने हमारी मदद की। घर से कितने बजे निकली थी? सर, करीब सुबह के 5 बजे के आसपास। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि घर से जाते वक्त जब तुमने अपनी माँ के पैर छुए तो उनकी आंख खुल गई, तुम्हारी और तुम्हारी माँ की लड़ाई हुई और वो लड़ाई झगड़ा सुनकर तुम अंदर आए और तुम दोनों ने मिलकर चित्रा जी को मार दिया। और फिर ये मुझे इंदौर वाली और शादी की कहानी सुना रहे हो तुम लोग। सर, क्या बोल रहे हैं आप? हमारी माँ थी वो, हम उन्हें कैसे मार सकते हैं? हाँ सर, हम क्यों मारेंगे उन्हें? तो फिर ये चाकू, इसकी क्या स्टोरी सुनाओगे? तुम्हारे पास से मिला ना, ये तुम्हारे बैग में था ना? सर, ये चाकू हमने इंदौर में खरीदा था क्योंकि रेनू के बैग का लॉक जाम हो गया था और हमारा सारा सामान उसी बैग में था सर। और हमारे पास कोई और चारा नहीं था इस चाकू से बैग को काटने के लिए। पुलिस को बेवकूफ़ समझते हो तुम? बैग काटने के लिए इतना बड़ा चाकू कौन खरीदता है? सर, हम लोग बहुत डरे हुए थे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। उस समय सर जो हमें सही लगा हमने वो किया। और सर ये दुकान का बिल सर, ये उसी दुकान का बिल है जहाँ से हमने सारा सामान और ये चाकू खरीदा था। फिलहाल तो जा सकते हो, लेकिन तुम्हारा सारा सामान यही हमारे पास रहेगा एज एविडेंस। शहर छोड़कर कहीं मत जाइएगा। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। जाइए अभी। जी सर। सर, एक बात थी। जब हम बांदा से निकल रहे थे तो मुझे एक कॉल आया था। हेलो, उस आदमी ने कहा था कि उसने मेरी सारी मुसीबतें दूर कर दी है और अब मैं आराम से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी एंजॉय कर सकती हूँ। किसका कॉल था? कौन से नंबर से? सर, ये नंबर से। शर्मा, जरा इस नंबर पे कॉल लगाओ, देखो कौन है। हेलो, बांकेलाल चाइनीज कॉर्नर। अरे आइए आइए साहब, आइए। अरे हक्का नूडल खाइए साहब, हमारी दुकान का बहुत फेमस है। ए राजू, सबके लिए हक्का नूडल लगाओ। कोई हक्का नूडल नहीं चाहिए। तेरा क्या हुआ साहब? चेक करो जरा। क्या चेक कर रहे हैं साहब? रेनू चौबे को फोन करके क्या बोला तूने कि उसकी सारी मुसीबत दूर कर दी है तूने? अरे साहब, हम भाई हैं ना, बोले थे ना आपको, तो इमेज बनाने के लिए इतना करना पड़ता है। भाई है तू? मतलब चित्रा को तूने मारा है ना? क्या आप लोग क्या बात कर रहे हैं साहब? वो तो बताए ना आपको, इम्प्रेशन जमाने के लिए ऐसे फोन करते थे। कब से ट्राई कर रहे थे साहब, तो सोचा थोड़ा बात हो जाएगा तो 450 रुपया भी बिल का मांग लेंगे। ऐसे बातें बना के नाम नहीं कमाया जाता। क्या ये भाईगिरी का जो नाटक करता है ना तू, उसे छोड़ और वो पायल और छवि को जो तूने पार्सल भिजवाए थे खाने के, उसी तरह के पार्सल बना और गरीबों में बांट, जब दाम ज्यादा हो जाएगा तेरा। क्या बात कर रहे हैं साहब? उसका पैसा तो गोपाल ने दे दिया था, वो बॉयफ्रेंड है ना उसका। हमें बताने के लिए मना किया तो नहीं बताए। लेकिन पायल ने हमें बताया था कि वो उसका दोस्त है। क्या बात कर रही है मैडम? अब सबको कैसे बताएगी कि उसका बॉयफ्रेंड सैंडविच वाले के यहाँ हेल्पर है? छोटा लोग को अच्छा नहीं समझते ना लोग, दुनिया बहुत खराब है। सर, हम कॉलेज के बाहर सैंडविच के स्टॉल पर अक्सर खाने जाते थे। तब हमें गोपाल से प्यार हो गया। हमने सोचा हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन फिर भी तुम्हारी माँ को तुम्हारे प्यार के बारे में पता चल गया? हाँ सर, एक दिन जब हम दोनों साथ में थे तब। मम्मी, आंटी, मेरी बेटी से दूर है, समझा? मम्मा, मैं इसे प्यार करती हूँ। चुप। तुझे और कोई नहीं मिला क्या? मैं टिफिन बनाती हूँ, तू क्या सैंडविच बनाएगी दिन भर? इसीलिए कॉलेज भेजा था तुझे? तू मेरी बेटी से दूर रह, समझा? वरना काट के फेंक दूंगी तुझे। अच्छा,
तो इसलिए तुमने अपनी माँ को मारने का सोचा, और इसलिए 10 फरवरी की सुबह 6:30 बजे जब तुम कॉलेज जाने के लिए निकली तो अपने घर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया ताकि ये गोपाल तुम्हारे घर में आ सके। ये घर में आया और सुधा जी को मार डाला। सैंडविच की दुकान में काम करता है ना तू? चाकू पाना तेरे लिए कौन सी बड़ी बात है? सर आप क्या बोल रहे हैं सर? हमने कुछ नहीं किया सर, हम सच बोल रहे हैं सर। तो फिर 10 फरवरी की सुबह 6:30 बजे तेरे फोन की लोकेशन पायल के घर पे क्यों है? सर वो हम कभी कभी पायल को कॉलेज तक छोड़ने जाते सर। सुबह सुबह सड़कों पर कोई नहीं होता ना, तो हमें मौका मिल जाता है साथ रहने का, बस सर, और कुछ नहीं। तो इस बात का क्या प्रूफ है कि 10 तारीख की सुबह तुम दोनों साथ में थे? सर हमारा यकीन कीजिए, उस दिन हमें छवि ने भी देखा था सर। गुप्ता सर, जब तक ये बात कंफर्म नहीं हो जाती इस गोपाल को कस्टडी में रखो। सर आप क्या बोल रहे हैं सर? सच रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, यकीन कीजिए हमारा। सर हमारा यकीन कीजिए सर, हम सच बोल रहे हैं सर। सामने विश्वास आई है। उस दिन माँ ने तो हमारा दिल ही तोड़ दिया। उन्होंने हमसे कहा कि उन्होंने हमारा क्रियाक्रम कर दिया है। हमें तो बहुत बड़ा धक्का लग गया, लेकिन सर हमने हार नहीं मानी। हम काफी देर तक दरवाजा पीटते रहे, खटखटाते रहे, लेकिन हमारी माँ ने दरवाजा नहीं खोला। फिर हमने जो तोहफे अपनी माँ के लिए लेकर आए थे वो हमने वही दरवाजे के बाहर छोड़ दिए। वो गिफ्ट्स क्या थे? सर उसमें छोटा प्रेशर कुकर था, इसके अलावा एक ग्लास का सेट था और बस घर का कुछ सामान था, चम्मच वगैरह, बस इतना ही था। कोई था जो चांदनी के गिफ्ट्स का अच्छे से इस्तेमाल कर रहा था। कौन था वो आदमी? एक बात तो तय थी कि कातिल सही सीक्वेंस को फॉलो कर रहा था। 5 तारीख को कल्पना की बॉडी के पास हुकुम का बादशाह, 8 तारीख को चित्रा की बॉडी के पास लाल पान का बादशाह और 10 तारीख को सुधा की बॉडी के पास ईंट का बादशाह। पुलिस को डर था कि कातिल फिर से वार करेगा चिड़ी के बादशाह के साथ। जो पुलिस को समझ नहीं आ रहा था वो ये कि कातिल का मोटिव क्या था। अरे बार बार खाना देने की जरूरत नहीं है। अरे रख लीजिए, पहले ही आपके लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। ये खाना का चीज? मतलब हम समझे नहीं। वो सुधा आंटी को रास्ते से कौन हटाया? हैं? अब इतना तो बनता है ना, वो गोपाल दोस्त है हमारा। परेशान मत होइए, आपकी शादी में चाइनीज हम ही सप्लाई करेंगे, ठीक है? कोई परेशानी हो हमें बताइए। रखिए रखिए रखिए, मिलते हैं। हेलो, पुलिस स्टेशन। बोल, कहाँ है वो चाकू? कौन चाकू साहब? कौन सी बात कर रहे हैं आप? देख लीजिए, चेक करो। गलती हो गया साहब हमसे, जो हम पायल और चित्रा के घर उनका हालचाल जानने चले गए, हमदर्दी दिखाने चले गए। ठीक है, यही चाहते हैं ना, आज के बाद हमदर्दी ना दिखाए? नहीं दिखाएंगे साहब। सर इधर तो कुछ नहीं है। वो ड्रॉर चेक करो। सर 1 मिनट यहाँ आइए। क्या है ये? और वो? कल्पना का सामान है ना ये? तूने इसे मारकर फिर ये चुराया? मारा कि नहीं? बोल। अरे क्या बात कर रहे हो साहब? अरे वो तो कल्पना काकी के घर के बाहर से गुजर रहे थे, सब पैकेट बाहर पड़े थे। हमने काकी से पूछा, काकी आपको चाहिए? बोले नहीं चाहिए। हटाओ सब नजरों के सामने से। तो हम घर ले आए, इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये भी कोई गुनाह है का? तेरे साथ इस घर में और कौन रहता है? राजू, हमारा असिस्टेंट। पुलिस ने बाकी के सब सस्पेक्ट्स को अपनी लिस्ट से हटा दिया था, बचा था सिर्फ बांके। पुलिस को यकीन था कि कत्ल बांके ने किए हैं, लेकिन बांके के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे पुलिस के पास। तो पुलिस ने कुछ तिकड़म लगाई, 10 दिन इंतजार किया और फिर। भैया 1 प्लेट फ्राइड राइस देना। हाँ बैठिए ना, बैठिए टेबल। ए राजू, जगह साफ करो। अरे सर, राजू जरा संभालो इसको। क्या हुआ मैडम, परेशान लग रहे हैं? कुछ नहीं, पर्सनल प्रॉब्लम है। अरे पर्सनल प्रॉब्लम है तो
अपना भैया समझ के बता दीजिए, हो सकता है हम आपके कुछ काम ही आ जाए। कोई छेड़ रहा है, माँ बाप परेशान कर रहे हैं, बताइए ना। हमें छोटी बहन जैसी हैं आप, बोल दीजिए, बताइए हमें। सर, काम हो गया। मीना जी, दरवाजा खोलिए, आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ है मेरी बेटी? कौन हो तुम? मेरी बेटी कहाँ है? अरे तुम्हारी बेटी का ही मदद कर रहे हैं। तुम सुमन को शादी काहे नहीं करने दे रही हो उसके प्यार से? हैं? काहे अपनी बेटी की जिंदगी का कांटा बन गई हो? तुम लोगों को जीने का कोई हक नहीं है और सुमन की जिंदगी का कांटा तो हम निकाल देंगे। अरे बाप रे! वेल डन एएसआई मीना। हमारा नाम सीमा शुक्ला है। हमारा बॉयफ्रेंड है दिनेश, वो कानपुर में रहता है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, शादी भी करना चाहते हैं, पर मेरी माँ इस रिश्ते के खिलाफ है। अरे घबराइए मत, रोइए मत, हम आपकी मदद करेंगे। मदद? पर आप कैसे करेंगे? आप अपनी माताजी का पता और नंबर दे दीजिए हमें, और आप अपने बॉयफ्रेंड दिनेश के पास चले जाइए, बाकी हम सब संभाल लेंगे। इस ताश की गड्डी में सिर्फ एक ये चिड़ी का बादशाह मिला है हमें, बाकी के 3 बादशाह तीनों बॉडीज के पास मिले हैं, और ये गड्डी तेरे बैग में। और ये बादशाह भी तू आज मर्डर के बाद बॉडी के पास फेंकने वाला था, क्यों? सच कहा ना? और हाँ, तेरा चाकू भी घाव के साथ परफेक्ट मैच हुआ है। अब बोल, क्या बोलना है तुझे? बहुत मेहनत की है साहब आप तो। ठीक है, हम भी सच बोलते हैं, कर दिए सारे मर्डर हम ही ने। सब वो ताश वाला टच कैसा लगा? एकदम अंग्रेजी पिक्चर जैसा ना, है ना? पता है सर, हमने अपनी पहली अंग्रेजी पिक्चर निधि के साथ ही देखी थी, निधि के फ़ोन में। हमारे ठेले पे आती थी साहब को पार्सल लेने। हमारे हाथ का फ्राइड राइस बहुत पसंद था उसको, हम दोनों को प्यार हो गया, लेकिन उसकी अमीर माँ को पता चल गया। बस बात तो बताओ। ऐसे कोई मारता है साहब? क्या किए थे हम? निधि से प्यार ही किए थे ना। निधि भी तो हमसे प्यार करती थी, तो दुनिया की मिर्ची काहे लग रही थी? हम दोनों को जुदा कर दिया साहब, और कोई हमारा मदद नहीं किया। तब हम डिसाइड किए कि हम गुंडा बनेंगे, और आज के बाद कभी किसी जोड़े को जुदा नहीं होने देंगे आप। तो इसलिए तूने कल्पना, चित्रा और सुधा को मार डाला? वो कल्पना चांदनी को खरी खोटी सुना रही थी साहब। काकी, क्योंकि उसने किसी दूसरे जाति के लड़के से शादी किया, इसलिए उस दिन गिफ्ट का बहाना करके हम उसके घर चले गए। और चांदनी गलत नहीं है बुढ़िया। बुढ़िया गलत तुम हो, तुम्हारी सोच। हर कातिल का एक स्टाइल होता है सर। अंग्रेजी पिक्चर में देखें तो ताश के पत्तों को हमने भी अपना स्टाइल बना लिया, ताकि बाद में लोग हमें बादशाह के नाम से जाने, लोग डरे हमसे। रेनू का नंबर कहाँ से मिला? क्या साहब, अरे खाने का पार्सल के लिए दोनों अपने ही नंबर से फ़ोन करती थी, तो दोनों का नंबर हमारे पास था। जब हम पार्सल डिलीवर करने गए तो चित्रा और रेनू को लड़ते हुए सुना। चित्रा भी रेनू के रिश्ते के खिलाफ थी, और इसलिए हमने, और एक दिन बाद हमें पता चला कि सुधा भी पायल के रिश्ते के खिलाफ है। वो गोपाल दोस्त है हमारा साहब, वो बताया हमें कि कैसे सुधा ने उसे जान से मारने का धमकी दिया है। बस फिर हमने, हाँ, तो इसलिए तू हमारे सामने सबकी मदद करने का नाटक करता था, ताकि हमें तुझ पर शक ना हो। लेकिन देखा, कानून के हाथ तुझ तक पहुंच ही गए। अच्छा किए साहब, आप हमें अरेस्ट कर लिए। अब हम जमानत पे बाहर आ जाएंगे, नेता बन जाएंगे, नेता, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, और फिर किसी जोड़े को जिंदगी में जुदा नहीं होने देंगे साहब। और पुलिस भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। गलतफहमी है तुझे, फांसी होगी तुझे, फांसी, और तू कभी बाहर नहीं आ पाएगा। पुलिस की चालाकी ने उन्हें कातिल को पकड़ने में कामयाबी दिलाई। बांके लाल तिवारी को
3 हत्याओं के लिए गिरफ्तार किया गया और कोर्ट केस में उसे मानसिक रूप से असंतुलित पाया गया। बाकी को लगता था कि वो एक गुंडा है, प्यार का पहरेदार है और 2 प्रेमियों के बीच में आने वालों को वो सबक सिखाना चाहता था, उन्हें मार देना चाहता था। आज बाके पागल खाने में है। आप अन्याय कभी ना सहें, लेकिन न्याय का बेड़ा अपने सर पे ना उठा ले। इस आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी अगले केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।